हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो कि क्लास 11th का है। ठीक है, जिसमें कि बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के टॉपिक्स हैं। ये आपके एलटी ग्रेड में लिखे हुए हैं। एलटी ग्रेड में तो ये इसके बारे में, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में दिया हुआ है, तो उसको आपको पढ़ना है जो अभी होने वाला है एग्जाम। ठीक है, और बिजनेस तो बेसिक है, तो इसके साथ जब ट्रेड एंड कॉमर्स लिखा है, क्योंकि बिजनेस की ही एक्टिविटीज को ट्रेड एंड कॉमर्स में डिवाइड करा गया है, तो बिजनेस भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो बिजनेस को भी थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, चलते हैं। इसमें स्टार्टिंग में कुछ दिया हुआ है, तो वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा वो देख लेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि बिजनेस क्या है, हम क्या एक्टिविटीज करते हैं वगैरह। तो जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ये सब बातें यहाँ बताई हुई हैं। ऐसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए वो पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के बारे में पढ़ना है कि बिजनेस क्या है। बिजनेस वो है ड्राइव, पहले तो ड्राइव कहाँ से क्या रहा, वर्ड बिजी से क्या है। जब हम बिजी रहते हैं किसी एक्टिविटी में रेगुलर, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। ठीक है, स्पेसिफिक सेंस, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच people regularly engage in activity related to purchase, production, sale of goods and services with a view to earn profit। देखिए, प्रॉफिट भी है और रेगुलर बेसिस भी है। ये दो पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। बाकी लोग भी जैसे एनपीओ होते हैं वो भी करते हैं, लेकिन उनको बिजनेस नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें रेगुलर तो होती है लेकिन प्रॉफिट नहीं होता, तो उसे बिजनेस नहीं कहते। या फिर कोई एक्टिविटीज है कि मैंने कोई चीज अपने लिए, कोई कप मैंने अपने लिए परचेज करा, मुझे ऐसे पसंद नहीं आया था लेकिन किसी और को पसंद आया, तो मैंने उसको बेच दिया कि हाँ कि ठीक है तुम ले लो। ठीक है ना, ए ने खरीदा और उसे कुछ खास नहीं लगा तो उसने बी को दे दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि वो जो कप जो उसने सेल किया वो रेगुलर नहीं सेल करता है। ओकेशनली उसने ऐसे ही कर दिया, उसे पसंद नहीं था तो उसने किसी और को दे दिया। ठीक है, जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड करा जाता है। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, जहां आप बदले में कुछ कमा रहे हैं, है ना, कुछ प्रॉफिट आपको हो रहा है, आप कुछ अर्न कर रहे हैं, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, जब आप किसी के लिए आउट ऑफ लव, जैसे मदर कोई अपने बच्चे के लिए रोटी बना रही है, तो वो उसमें कुछ अर्न नहीं कर रही है, उसे कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, वो आउट ऑफ लव कर रही है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। या फिर किसी की रेस्पेक्ट में या देशभक्ति में, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, तो उसलिए हम करते हैं। प्रॉफिट नहीं है, वहां कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक, तो आगे चलते हैं। आगे कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस क्या है, तो बिजनेस कैसा होता है। बिजनेस है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, ये भी जो भी पॉइंट्स वगैरह आप लिखेंगे ना मेंस में, जो एलटी ग्रेड में आएगा मेंस में, उसमें क्या करना है, एक एक दो लाइन में उसे एक्सप्लेन कर देना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो आप ध्यान रखिएगा कि जहां पर हम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी। आउट ऑफ लव कर रहे हैं, अफेक्शन है, सिंपैथी है, इमोशन, आउट एनी अदर इमोशन, तो ये आपका नॉन इकोनॉमिक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो और बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब आप या तो प्रोड्यूस कर रहे हैं या कहीं से अरेंज करके ला रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस में आएगा। आप डील कर रहे हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज में ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो आपका इसमें बिजनेस में आएगा। आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कोई एक्टिविटी से, तो वो बिजनेस में आएगा। आप सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, एंड सर्विसेज कोई आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी आपका किस में आएगा, बिजनेस में आएगा, वो भी बिजनेस है। और बिजनेस आपका अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रहता है बिजनेस में, मतलब रिटर्न आपका परमानेंट नहीं होता, फ्लक्चुएट करता है। कभी कभी तो आप अगर देखें तो लॉस भी हो सकता है। ठीक है, ये आपकी फीचर्स हो गए। एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो कंडीशंस है मार्केट की वो अनफेवरेबल भी हो सकती हैं। जैसे कि किसका रिस्क हो सकता है, आपका कौन से फैक्टर हो सकते हैं, चेंज इन कस्टमर टेस्ट हो सकता है, फैशन, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है तो प्रोडक्शन का मेथड चेंज हो जाएगा और कुछ कॉस्ट कम हो जाएगी, और आपकी ऑलरेडी कॉस्ट ज्यादा है तो आप मार्केट में सस्ता नहीं बेच पाएंगे, तो वो चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है। स्ट्राइक हो सकती है कि आप लेबर ने स्ट्राइक कर दी तो उस टाइम पीरियड के लिए, तो आपका प्रोडक्शन ही नहीं होगा, मार्केट में आगे सामान नहीं जाएगा। लुकआउट एट वर्क प्लेस, इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, फायर है, आग लग गई, थेफ्ट, चोरी हो गई, कोई नेचुरल क्लैमिटी होगी जैसे कि बारिश ज्यादा हो गई या फ्लड आ गई। ठीक है, तो ये सब भी रिस्क बिजनेस में होते हैं।
अब आगे जो मेन टॉपिक है इसमें कि बिजनेस को आप जो और आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं ना, वो हम डिवाइड करते हैं आपके बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो इसमें तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों में देखिए डिफरेंस देखेंगे, थोड़ा सा पेज। देखिए, बिजनेस के लिए मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कैसे, मतलब बिजनेस कैसे होगा, कैसे बनेगा। तो जब एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होगा, वो चाहेगा तो बना लेगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी या अगर इफ नेसेसरी है तो उन लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करेगा और बना लेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप खोल रहा है तो उसमें कोई खास फॉर्मेलिटीज नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप है तो एक्ट के अकॉर्डिंग चलना होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब वही प्रोफेशन है तो उसको मेंबरशिप लेनी होती है, जैसे लॉयर को बार काउंसिल की मेंबरशिप लेनी होती है प्रोफेशनल बॉडीज की, और सर्टिफिकेट मिलता है, तब उन्हें वो प्रोफेशनल्स कहे जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला किसी कंपनी से या सर्विस का एग्रीमेंट आपका हो गया है कोई, तो उससे आप वहां से ही आपका एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाता है। तो ये मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। आगे नेचर ऑफ वर्क क्या है, बिजनेस में क्या नेचर है कि आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो पब्लिक को प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रोफेशन में आपकी पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस आप दे रहे हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट में वो वर्क करेंगे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रोफेशन में आपको पता है जब हम मेंबरशिप लेंगे किसी प्रोफेशनल बॉडी की तो क्वालिफिकेशन भी होगी, तभी आपको एक्सपर्टीज मिलेगी, ट्रेनिंग वहां मिलती है। जैसे कि एमबीबीएस में आपको डॉक्टर की ट्रेनिंग भी कराई जाती है, प्रैक्टिस भी कराई जाती है, ट्रेनिंग मीन्स यहाँ प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर चाहता है, जो जैसे मानिए अगर मैनेजर अपॉइंट करना चाहता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एमबीए ढूंढेगा, एमबीए स्टूडेंट्स को ढूंढेगा। तो जो एमबीए मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर की जरूरत है उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मतलब क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, यस, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर नॉट मैंडेटरी है। पढ़ा हो भी सक मतलब जो बिजनेसमैन है वो पढ़ा लिखा हो ना हो चलेगा। ठीक है, अब जो हम बिजनेस करते हैं तो वहां पर हमें क्या रिवॉर्ड और या रिटर्न मिलता है, तो हम वहां पर प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं। प्रोफेशन किस लिए, प्रोफेशनल फीस मिलती है। और एम्प्लॉयमेंट हम सैलरी के लिए करते हैं। और वेजेस, वेजेस क्या है, जो डेली के बेसिस काम करने वाले होते हैं तो उन्हें वेजेस मिलती है, और मंथली आप सैलरी देख सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कितना चाहिए बिजनेस में, तो कैपिटल चाहिए, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं यस चाहिए, और कितनी चाहिए तो वो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करती है। और प्रोफेशन में अगर हम देखें लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक क्या करना है, ऑफिस सेटअप करना होता है। और यहाँ एज सच नो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आप लीस्ट कह सकते हैं, लीस्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट में आप जा सकते हैं, अगर ऑप्शन में है या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एम्प्लॉयर ही सब कुछ खर्चा करता है, सारा सेटअप वगैरह, इनको जाके वर्क करना है और उन्हें मंथली सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसमें रिस्क क्या है, बिजनेस में तो रिस्क है क्योंकि रिस्क प्रॉफिट अनसर्टेन है, इरेगुलर है, कम ज्यादा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और प्रोफेशन में जो फीस है वो जनरली तो रेगुलर होती है, लेकिन फिर भी सम रिस्क होता है, क्योंकि कोई भी नया काम इंसान शुरू करता है तो थोड़ा टाइम लगता है स्टार्ट होने में, थोड़ा ट्रैक पे आने पे। और एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट मिलती है, उसमें या तो नो रिस्क है या फिर लिटिल रिस्क है, थोड़ा बहुत रिस्क है। अगर आपने मतलब ठीक से काम नहीं किया या आपकी अपने सीनियर से नहीं बनी तो आपको शायद वो निकाल दें, तो वो थोड़ा रिस्क है। अदरवाइज ऐसा कोई रिस्क है नहीं, आपको कोई कैपिटल नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, एंड जो बिजनेस में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ जी ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर अपना कोई कंपनी है तो अपना शेयर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, या कोई सोल प्रोप्राइटर है तो मैं पूरा बिजनेस अपना बेच सकती हूँ, कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैंने एमबीबीएस किया है, मेरी एमबीबीएस की डिग्री है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मैं उसको किसी को सेल नहीं कर सकती कि जाके तुम डॉक्टर बन जाओ और तुम ले लो मेरी डिग्री, तो वो पॉसिबल नहीं है। और ऐसे एम्प्लॉयमेंट में किसी बंदे ने मुझे अपॉइंट करा है तो वो मेरी स्किल्स के लिए करा है। ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन के लिए करा है, कि जो सिर्फ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट थी तो वो मेरे पास थी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपनी पोस्ट किसी और को दे दूं, तो यहाँ पर भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, बिजनेस में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, जो बिजनेसमैन चाहे उस तरीके से वो कर सकता है। और जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन को जो एसोसिएशन होती है जहाँ से उन्हें मेंबरशिप मिलती है, वहीं पे उनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनको उन्हें फॉलो करना होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट में देखें तो जो एम्प्लॉयर बोलेगा वही उन्हें फॉलो करना होगा। अब एग्जाम्पल अगर देखें तो बिजनेस का एग्जाम्पल शॉप और फैक्ट्री हो सकता है। एंड प्रोफेशन में लीगल मतलब लॉयर, मेडिकल डॉक्टर, और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये हो सकता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जॉब, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, टीचिंग की कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए,
क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को आप और कैसे डिवाइड करते हैं, इसमें देखिए 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इसमें हम डिवाइड करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज को, तो इसको पहले हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक यहाँ पर चार्ट है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो ये आप मैप बना सकते हैं, है ना, फ्लो चार्ट कह सकते हैं। तो जो हमारा बिजनेस है उसे हम इंडस्ट्री और कॉमर्स में डिवाइड करते हैं। जो इंडस्ट्री है हमारी 3 टाइप की एक्टिविटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी भी 2 टाइप में, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या आएगा, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली। ये सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा रीड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा बता दूंगी इसके बारे में। बाकी कॉमर्स में क्या आता है, कॉमर्स में आपका आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड में क्या आएगा, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में होलसेल, रिटेल। ये हम इंटरनल ट्रेड, ये जो है एक मैं लास्ट वीडियो में पूरा करा चुकी हूँ। एनसीईआरटी में इसका पूरा एक अलग चैप्टर है इंटरनल ट्रेड का, जिसमें होलसेल और रिटेल के बारे में है। चैप्टर 10 या 11 है, एक मिनट मैं देखती हूँ, वो मैंने लास्ट की वीडियो में कराया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, चैप्टर है 10 चैप्टर है। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड का उसमें है। और बाकी जो एक्सटर्नल है उसमें क्या आता है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड रिपोर्ट। ये शायद आपको इंटरनेशनल बिजनेस में मिलेगा, और ऐसे भी चैप्टर को करेंगे हम, क्योंकि ये भी एलटी ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी किसी भी एग्जाम के लिए है तो वो इम्पोर्टेंट है, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और रिपोर्ट। ठीक है, और जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, मतलब जो ट्रेड में हेल्प करने वाली एक्टिविटीज है वो बोल सकते हैं हम, है ना। तो ये है आपकी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस और एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये चार्ट है, ये चार्ट हमें पढ़ना। अभी जो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री, ये वाला पढ़ेंगे पार्ट। ठीक है, ये मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर में, ये पढ़ाया हुआ है इंडस्ट्री के बारे में। कॉमर्स मैंने आपको बता दिया, ट्रेड आपका इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, थोड़ा बहुत देखते हैं। चलते हैं स्टार्टिंग से, मैप देख लिया, अब थ्योरेटिकल थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए, अब हम मैंने बता दिया आपको इंडस्ट्री और कॉमर्स में डिवाइड कर दे। तो इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। जहां आप मतलब रॉ मटेरियल से क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाते हैं, फिनिश्ड गुड या फिर सेमी फिनिश्ड गुड बनाते हैं, वो आपकी इंडस्ट्री है। जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। तो टेक्निकल मशीनें भी होंगी, सारी चीजें होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग काम होता है। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटेड, क्या क्या हो सकता है इंडस्ट्री में काम, आपका प्रोड्यूसिंग हो सकता है, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स हो सकता है एज वेल एज, ठीक है, ये सब हो सकता है। ब्रीडिंग है, रेजिंग ऑफ एनिमल है। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। ठीक है, जो इंडस्ट्री है उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, कई सारी फर्म्स हैं जो सेम रिलेटेड गुड्स बनाती हैं, जैसे कार रिलेटेड गुड्स बना रही है, कोई टायर बना रहा है, कोई उनके गेट्स हैंडल वगैरह बना रहा है, कोई सीट कवर बना रहा है, तो ये सेम इंडस्ट्री में काम कर रही है, कार इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इस तरीके से हो सकता है ना। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रेफर टू ऑल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। जो भी मतलब कॉटन से कपड़े बना रहे हैं ना, वो कॉटन टेक्सटाइल के अंदर आएंगे, वो सारी फर्म्स। ठीक, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी एग्जाम में देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपकी जो इंडस्ट्री है वो आपकी तीन टाइप में डिवाइड होती है, आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जो प्राइमरी है, प्राइमरी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री include all those activities which are concerned with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism plant, these are however, मतलब प्राइमरी क्या है, एक तरीके से जो बिल्कुल रॉ मटेरियल आपको देता है ना। अगर आप कोई गुड्स जैसे देखा ना, रॉ मटेरियल यहाँ पे देखा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, तो जो रॉ मटेरियल है आपको प्राइमरी मार्केट से मिलता है। जैसे कि एग्रीकल्चर में से कोई सामान लेके आ रहे हैं, और बाकी एक्सट्रैक्शन, 2 वर्ड्स और इसमें यूज हुए हैं, आपका एक्सट्रैक्शन और अभी उसमें देखेंगे आगे। तो पहली जो प्राइमरी एक्टिविटी इंडस्ट्री है वो, उसमें क्या होता है, उसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है और एक जेनेटिक होती है। एक एक्सट्रैक्टिव होती है, एक जेनेटिक होती है। तो एक्सट्रैक्टिव में क्या है, these industry extract or draw product,
निकालना, प्रोडक्ट को निकालना खेतों में से, नेचुरल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, खेतों से आलू निकालना या फिर माइंस से गोल्ड, माइन से कोई गोल्ड डायमंड निकालना, आयरन निकालना, इसको आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, सीधा क्या है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट ऑफ जियोग्राफिकली, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में डिपेंड होता है, अलग अलग जगह अलग अलग रॉ मटेरियल मिलता है। आगे देखिए, अब इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड जैसे फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग। लंबरिंग क्या है कि लकड़ियों का काम, लकड़ियों काटने का, लकड़ी काटने का काम होता है ये लंबरिंग। हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशन, ये ध्यान रखिएगा, जो फिशिंग ऑपरेशन है, अगर फिशिंग पाली जा रही है, फिशिंग ब्रीड हो रही है, तो वो जेनेटिक में आएगी, लेकिन फिशिंग ऑपरेशन है तो वो आपका इसमें आएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, अभी इसमें दिया हुआ है। पहले ये पीवाईक्यूज पूछे भी गए हैं तो ध्यान दीजिएगा। अभी मैं एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिशिंग ऑपरेशन, ये एक्सट्रैक्टिव का है, और जेनेटिक इंडस्ट्री में अगर देखें तो यहाँ फिशिंग से रिलेटेड दे रहा, फिशिंग हैशरी। ठीक है, तो ये अगर आप फिश पाल रहे हैं या, तो वो आपका जेनेटिक में है, और फिश से रिलेटेड कोई ऑपरेशन है तो वो एक्सट्रैक्टिव में है, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जेनेटिक क्या है, जेनेटिक में जब आप ब्रीडिंग कर रहे हैं प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, जैसे आप बहुत सारे एनिमल्स आपने पा सकते हो, फिर उनके छोटे बच्चे होते हैं, फिर उनको अपने पास रखते हो, बेचते हो, और उनके बच्चे होते हैं, तो ये आपका जेनेटिक हो गया। जैसे कि पोल्ट्री फार्म हो गया, फिश हैचरी हो गया, कम अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री आता है। फिर आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में दो पार्ट्स हो गए, अब आ गया सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो रॉ मटेरियल आपको प्राइमरी मार्केट से जो मिलता है वो कहाँ जाता है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में सामान को प्रिपेयर किया जाता है। दीज इंडस्ट्रीज कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल व्हिच ऑलरेडी हैव बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी इंडस्ट्री से जो सामान मिला है उसको ये यूज करते हैं। दीज इंडस्ट्री प्रोसेस सच मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन। ठीक है ना, यहाँ पे फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे फाइनल कंजप्शन के लिए अगर वर्ड है तो आपका फिनिश गुड्स हो गया, उसके लिए फिनिश गुड्स ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, वो आयरन ओर की माइनिंग हुई है, वहां से आयरन ओर निकाला है तो प्राइमरी है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में दे दिया स्टील की में, और वहां पे उन्होंने उससे कुछ बनाया है, दरवाजा बनाया है, कुछ बनाया है, तो वो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, अब जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसको भी डिवाइड करा गया है कुछ एक्टिविटीज में। तो देखिए क्या है, आपकी पहली है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी है कंस्ट्रक्शन। हाँ, दूसरी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, तो पहले हम मैन्युफैक्चरिंग का पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी का है, सेकेंडरी मतलब जो रॉ मटेरियल आएगा, या तो आप उससे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे, दो काम कर सकते हैं, तो वो सेकेंडरी में आती है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या, दीज इंडस्ट्री आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम या फिर कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ठीक है, इसको भी मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है उसको भी फर्दर डिवाइड करा गया है 4 कैटेगरीज में। तो एक बार आप, वैसे तो मैंने चार्ट में भी दिखाया था पर यहाँ देख लेते हैं, इनके एग्जांपल पता होने चाहिए। एनालिटिकल इंडस्ट्री है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एंड आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, एनालिटिकल में क्या है, जब आप जैसे ये देखिए ऑयल जो होता है, जो कच्चा तेल बाहर से आता है, जब उसको हीट करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर में, आपने बच्चों की 8th की साइंस की बुक में देखा होगा कि जब ऑयल, कोई जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, जो उसे गर्म करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पे उससे अलग अलग चीजें फॉर्म होती है। अलग टेम्परेचर पे पेट्रोल बनता है, अलग टेम्परेचर पे आपका डीजल बनता है, और जो वेस्टेज बचता है उससे आपकी वो जेली बनती है जो स्किन पे लगाने के लिए काम आती है, मॉइस्चराइजर की तरह। ठीक है, तो एक ही प्रोडक्ट से सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट बनना, वो एनालिटिकल इंडस्ट्री है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट से सिर्फ एक प्रोडक्ट बना, न्यू प्रोडक्ट बनना। जैसे कि सीमेंट, सीमेंट में बहुत सारी चीज होती है जो अलग अलग जगह से लाके उसको मिक्स करा जाता है तो सीमेंट बनता है, तो ये सिंथेटिकल इंडस्ट्री होगी। प्रोसेसिंग क्या है, जो शुगर, जैसे बहुत सारे लेवल से होकर शुगर बनती है, जैसे गन्ना है, गन्ने से रस निकलेगा, फिर उसको पकाएंगे, तो फिर उसके बाद कहीं जाके, मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जब जाके शुगर बनती है, या फिर और ऐसे ही प्रिपेयर है, तो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आता है। अपना है असेंबलिंग। असेंबली क्या है कि कुछ पार्ट्स हैं उनको ज्वाइन कर दिया तो उससे आपका कुछ नया प्रोडक्ट बन गया। तो पार्ट्स को जोड़ने से, जैसे टेलीविजन, कार में टायर कहीं से लिए, हैंडल कहीं से लिए, सीट कवर कहीं से लिया, सीट कहीं से लिया, और उन सबको क्या करा, जोड़ा, तो ये क्या है, आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री में आ जाता है।
नेक्स्ट है आपका, पहला हो गया मैन्युफैक्चरिंग, उसके 4 पार्ट। नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है आपका, रियल एस्टेट से रिलेटेड, जहां पर आप रोड, डैम, बिल्डिंग, ब्रिजेस बनाते हैं, उसे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग एंड टेक आर्किटेक्चुरल स्किल आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ठीक है। तो ये आपका इसमें आता है कंस्ट्रक्शन में। अब जो पहला हमने पढ़ लिया प्राइमरी इंडस्ट्री को जो डिवाइड करा है प्राइमरी में, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड है आपका टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी क्या है, these are concerned with providing support services to the primary and secondary। प्राइमरी एंड सेकेंडरी को जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है वो टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। ठीक है। दीज इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विसेज फैसिलिटीज। अब कौन सी सर्विसेज फैसिलिटीज हो सकती है, जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये सब आपकी टर्शरी इंडस्ट्री है। ठीक है। जो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं वो टर्शरी इंडस्ट्री में आते हैं। अब इसके दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं कॉमर्स। अब देखिए हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया पूरा इंडस्ट्री वाला, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ लिया है। अब हम आते हैं कॉमर्स पे। ठीक है। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज। कॉमर्स में 2 टाइप की एक्टिविटी आती है आपका, पहला ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है, उसे हम ट्रेड कहते हैं। ट्रेड क्या है, सिर्फ बाय एंड सेल करना, कोई प्रोडक्शन नहीं है, उसे हम ट्रेड कहते हैं। ठीक है। बट देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट रिक्वायर टू फैसिलिटेट। अब ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब ट्रेड हो पाए उसके लिए और आपकी एडिशनल एक्टिविटीज होती हैं, उनको कहते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जैसे कि वही ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, पैकिंग, वेयर हाउसिंग। ठीक है। ये आपकी ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। कॉमर्स देयरफॉर इंक्लूड बोथ बाइंग एंड सेलिंग एज वेल एज ऑक्सिलरी सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एटसेट्रा। तो कॉमर्स में दोनों चीजें आती हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो कॉमर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक। कॉमर्स लिंक है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच का, क्योंकि वो ट्रेड करा, कॉमर्स में ट्रेड आता है। इट एम्ब्रेस ऑल दोज एक्टिविटीज, मतलब इंक्लूड करता है, विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स का ट्रेड हो, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो आपकी कॉमर्स में आती है। ठीक है। तो इसमें एज सच यही सारी चीजें हैं। ट्रेड टू ऑक्सिलरी में आपको मैंने बता दिया कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। तो देखिए जैसे कि ट्रेड टू ऑक्सिलरी में क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आता है। ट्रांसपोर्ट आपका जो है, ट्रांसपोर्ट आपका कौन सा हिंड्रेंस, प्लेस हिंड्रेंस को दूर करता है। ये पीवाईक्यू में आता है कि प्लेस हिंड्रेंस है तो उसे कौन दूर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। और टाइम की अगर हिंड्रेंस है तो उसे कौन दूर करेगा, उसे आपका वेयर हाउस दूर करेगा। मतलब कि जो सामान है वो ऑल टाइम मिले, 24/7 मिले, 365 डेज मिले, तो वो वेयर हाउस करता है। और जगह पे चाहिए तो वो ट्रांसपोर्ट पहुंचा सकता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लेस और टाइम हिंड्रेंस का फर्क। और इसमें ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है, सामान एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना, पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचाना, उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्योंकि टी जो है वो असम में बनती है लेकिन पूरी इंडिया में पी जाती है, तो कहीं किसी से तो जाती है ना, तो जाती है तो उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कॉटन गुजरात में है और महाराष्ट्र में होता है। जूट आपका वेस्ट बंगाल में है ज्यादा, शुगर यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है। बट दीज वुड आर रिक्वायर कंजप्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। लेकिन पूरी कंट्री में इनका कंजप्शन रिक्वायरमेंट भी है और होता भी है। तो ये ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस, ये देखिए ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस इज रिमूव बाय ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट से उसे पहुंचा दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ सकता है, शिपिंग हो सकता है, रोड हो सकता है, रेल, मतलब रोड के थ्रू बस से, गाड़ी से, और रेल से, ट्रेन से हो सकता है। ये सारी चीजें आपकी ट्रांसपोर्टेशन में आ जाती हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंकिंग आपको पता ही है, जब पैसे की जरूरत होती है, कुछ छोटा मोटा लोन चाहिए होता है तो बैंक से लेते हैं, तो बैंकिंग की जरूरत पड़ जाती है और वहां से हम फाइनेंस अपना रेज कर सकते हैं। फंड आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल, मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंसेस हमारे पास पैसे कम है तो हम बैंक से थोड़ा उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। नेसेसरी फंड कैन बी ऑब्टेन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम अ बैंक। बैंकिंग हेल्प बिजनेस एक्टिविटीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। कमर्शियल बैंक जनरली लैंड मनी बाय प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट में मिल जाता है ना, बिजनेसमैन का करंट अकाउंट होता है और वहाँ पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। या फिर कैश क्रेडिट होती है। कैश क्रेडिट कुछ लिमिट होता है कि आपको जैसे 10,000 रुपए अगर आपके अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है तो 10,000 तक आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से कुछ ऐसा फैसिलिटी होती है कैश क्रेडिट की। ठीक है। वहां से हम फाइनेंस रेज कर सकते हैं। और क्या करा सकते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करा सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेडर। अब अगला है इंश्योरेंस। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क होता है, रिस्क से बचने के लिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस
के अलग एक चैप्टर है वैसे तो, लेकिन अब अभी यहाँ पर इंश्योरेंस चैप्टर हमें अलग से नहीं पढ़ना है, एलटी ग्रेड के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, उसमें सिलेबस में नहीं है। बाकी किसी चीज के लिए पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। यूजीसी नेट में तो इंश्योरेंस पढ़ना पड़ता है, उसके सारे प्रिंसिपल्स भी पढ़ने पड़ते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप ऑफ रिस्क होता है बिजनेस में, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, सबको प्रोटेक्शन चाहिए होती है फायर से, थ्रेफ्ट से, अदर रिस्क से, ठीक है। तो मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ लॉस। मतलब अगर गुड्स भी है ना हमारे, जो हमारा स्टॉक है जा रहा है इधर उधर, तो उसमें भी डैमेज हो सकता है, तो उसका भी लोग इंश्योरेंस कराते हैं। एम्प्लॉय आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। जो हमारे एम्प्लॉय हैं, आपने देखा होगा, उनका भी इंश्योरेंस करा के कंपनी देती है, क्योंकि उनकी भी जान जा सकती है, कुछ हो सकता है रास्ते में आते जाते में, या कोई एक्टिविटीज है वो ऑफिस में ही कर रहे हैं, तो उनका भी इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन ऑल सच केसेस ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल प्रीमियम। मतलब एक नॉमिनल नाम मात्र का सा प्रीमियम दिया जाता है, उसके बेसिस पे इंश्योरेंस मिलता है। द अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज कॉम्पेंसेशन फॉर इंजरी एनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस। तो कोई भी नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनियां उसे कवर कर लेती है, तो उससे थोड़ा सा बिजनेस बच जाता है, कुछ ज्यादा नुकसान उन्हें नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है? गुड्स को, क्योंकि जो गुड्स हमने प्रोड्यूस कर लिया, कोई हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली, लेकिन अभी 1000 यूनिट्स की डिमांड नहीं है, ठीक है, तो हम जैसे सिर्फ 500 यूनिट्स की डिमांड थी, तो वो तो सेल आउट हो गई, वो तो सप्लाई हुई, आगे ट्रांसपोर्ट में चली गई, लेकिन बाकी 5 बची हुई 500 का क्या करेंगे, उन्हें हम वेयर हाउस में से स्टोर कर लेंगे, जैसे कि वो बेकार ना हो, खराब ना हो, और व्हेन नीडेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स हमें हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा वेयर हाउस का है। अब आगे आ गया एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन। तो जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, और पब्लिक में रिलेशन भी बनाना पड़ता है। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो हमें होलसेलर की जरूरत पड़ेगी, रिटेलर की जरूरत पड़ेगी, जो हमसे सामान खरीदें और फिर कंज्यूमर तक पहुंचाएं, ठीक है। तो इसके लिए वो पब्लिक रिलेशन है। और एडवर्टाइजिंग तो बहुत बड़ा एक्सपेंस है ही, जो सबको करना पड़ता है, टारगेट कस्टमर्स को मोटिवेट और अपना रिकॉग्निशन देने के लिए कि हाँ, यहाँ पर भी कुछ सामान बेचा जा रहा है, और पोटेंशियल कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये सब करते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, क्यों करते हैं बिजनेस, तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव आपके रहते हैं। आपका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है? एक तो सबसे पहले तो देखिए प्रॉफिट चाहिए, इसलिए कोई करता है। मार्केट में, मार्केट, हाँ, पहले तो सबसे पहले है प्रॉफिट, ठीक है, कि इंसान कमाना चाहता है तो इसलिए बिजनेस करता है। बाकी देखिए, और क्या करना है, मार्केट में स्टैंडिंग, मार्केट में खड़ा होना चाहता है अपने कॉम्पिटिटर के बराबर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस टू इट्स कस्टमर एंड सर्विंग देम टू देयर सेटिस्फेक्शन। मार्केट में खड़े होने के लिए, ठीक। इनोवेशन, इनोवेशन इज सेंट्रल टू द ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस। मतलब बिजनेस में हमें इनोवेशन भी चाहिए। जब हमारे पास कोई नई चीज होती है कि हम मार्केट में दे सकते हैं, कोई हमारे पास नया प्रोडक्ट है, तो हमारा बिजनेस करना और भी आसान हो जाता है। प्रोडक्टिविटी, ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्टिविटी, कोई भी गुड्स को उसकी प्रोडक्टिविटी रखना, जिससे कि आगे सेल आउट करना, और सेल आउट होता रहेगा तो प्रोडक्टिविटी भी उसकी होती रहेगी, क्योंकि वहां से प्रॉफिट आएगा तो प्रोडक्शन भी रहेगा। अगला है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट, मशीन, ऑफिसेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे फंड चाहिए होते हैं, ठीक है। द बिजनेस एंटरप्राइजेज मस्ट एम एट एक्वायरिंग दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड यूज देम एफिशिएंटली। अर्निंग प्रॉफिट आ गया मेन, अर्निंग प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है इंसान। और आपका आगे है, पीछे ही और ऑब्जेक्टिव्स इस वाले पेज पर आए होंगे। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, हाँ, यही है बस। और आपका हो गया सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के लिए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस फर्म टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। मतलब कहीं पर ऐसा है कि पानी की कमी है, तो पानी प्रोवाइड, अगर आप पानी का ही बिजनेस कर ले यहाँ पर, तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगी, सोशल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। एंड वर्क इन सोशली डिजायरेबल मैनर, ठीक है, वहां जैसा रिक्वायर्ड है समाज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है।
अब बिजनेस रिस्क ऐसा हमारा टॉपिक नहीं है, जो हम अगर एलटी ग्रेड के लिए देखें या फिर किसी के लिए भी देखें तो बिजनेस रिस्क हमारा कोई टॉपिक नहीं है, तो इसको हमें अवॉइड करना है। हमें जो पढ़ना है बिजनेस पढ़ना है, ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ना है, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, तो वो हमने पढ़ लिया और बिजनेस रिस्क अभी हमारा पार्ट नहीं है। वैसे जो हमारे रिस्क होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्पेकुलेटिव हैं और प्योर हैं। स्पेकुलेटिव इसका मतलब मीनिंग आपको पता होना चाहिए, रिस्क तो वैसे आप जानते हैं क्या होता है। दो टाइप के रिस्क होते हैं, स्पेकुलेटिव एंड प्योर। स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। मतलब स्पेकुलेटिव तो आप जानते हैं स्पेकुलेटिव क्या है, और उसको कहते हैं जो जुआ खेला जाता है ना, स्पेकुलेटिव हो भी सकता है नहीं भी, तो उसमें पॉसिबिलिटी गेन की भी पॉसिबिलिटी होती है और लॉस की पॉसिबिलिटी होती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे आप स्पेकुलेटिव जो रिस्क होते हैं वो राइज ड्यू टू द चेंजिंग इन मार्केट कंडीशन इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंजेस इन प्राइस, चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर। ठीक है, फेवरेबल मार्केट कंडीशन आई लाइकली टू रिजल्ट गेन। अगर फेवरेबल है ना कंडीशंस तो प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं है तो फिर लॉस हो जाएगा। लेकिन जो प्योर रिस्क होता है वो लॉस ही करा के देगा। ये स्पेकुलेटिव में क्या दोनों बातें हो सकती हैं, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब क्या है कि वो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन प्योर रिस्क में क्या होगा कि लॉस ही लॉस होना है। ठीक है, जैसे कि फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, कोई फ्लड हो गया, तो ये सब आपका प्योर रिस्क है। अब नेचर और इसका बिजनेस रिस्क का नेचर आप पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो, बस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सिलेबस के पीजीटी में नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इतना हमने जो पढ़ लिया वो बहुत है, और इससे फास्ट रिवीजन के लिए आपको चाहिए तो और वीडियोस भी आएंगी। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को प्लीज, अगर आपको अच्छी लगे तो। बाकी जैसे अब मेंस का इन्होंने टॉपिक डाला है, तो व्हाई इज बिजनेस कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, शॉर्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, जैसे ईएमआर केवीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी अगर आपने कर लिए ना तो कहीं और से आपको क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाले क्वेश्चंस आप कर लीजिए। अब जैसे एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड में क्या 8 और 12 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले, तो वो आप लॉन्ग लगा सकते हैं। उसके मतलब सारे कर सकते हैं, शॉर्ट भी करिए लॉन्ग भी करिए। लॉन्ग में आपको 200 वर्ड्स का जो 12 नंबर का है ना, वो 200 वर्ड्स में होना चाहिए, तो आप सारे क्वेश्चन को ना 200 वर्ड्स का लिखने की कोशिश करिए। 200 वर्ड्स का लिखने की कोशिश करेंगे तो 8 नंबर में उन्होंने 125 का बोला हुआ है, 125 वर्ड्स, तो एलटी ग्रेड की बात कर रही हूँ मैं, जो अभी 22 अप्रैल में आपका होने वाला है। ठीक है, तो आप 200 वर्ड्स का लिखने की कोशिश करेंगे तो 125 में तो उससे, अगर 8 नंबर में वही क्वेश्चन अगर आपका ज्यादा, तो 125 में तो आप फिर उसे थोड़ा कॉम्प्रेस कर ही देंगे। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कम कर दीजिए, हेडिंग प्रॉपर लिख दीजिए। इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आपका हो जाएगा। आपको कहीं और से क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है कि क्या आएगा मीन्स में, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आप एनसीईआरटी वाले कर लीजिए ना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।